द्वादश के सभी बच्चों का बहीखाता तथा लेखा शास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 11 किसी का भी नहीं हो सका। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहाँ पर क्या समस्या है, जो मुझे लगता है मैं उन पॉइंट्स को आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं ये मान करके डिस्कस कर रहा हूँ कि इन पॉइंट्स में ही शायद आप अटके होंगे। अगर आप वो पॉइंट्स मेरे समक्ष रख पाते जिनमें आपको समस्या थी इस क्वेश्चन में, तो शायद मैं आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल वीडियो बना पाता। लेकिन खैर, आप जो कर सकते थे आपने वो किया, और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुराग और अनुभव, ये इन दोनों का जो लाभ विभाजन अनुपात है वो 3:1 है। 31 मार्च 2012 को उनका चिट्ठा है जिसमें माफ़ कीजिएगा, लेनदार हैं 27,500 के, और सामान्य संचित पूंजी चालू खाते और लाभ हानि खाता दिया गया है। इसमें सामान्य संचित और लाभ हानि खाता ये दरअसल संचितियों में आता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में आता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट में उनके पुराने लाभालाभ अनुपात में बांट देते हैं, और पुराने साझेदारों में ही बांटते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सामान्य संचित ये 4,000 दिए गए हैं, तो लिखेंगे अनुराग और अनुभव के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में जाएंगे और लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व 4,000 को अगर 3:1 में बांटेंगे तो अनुराग के खाते में 3,000 और अनुभव के खाते में, यानी कि अनुभव के खाते के कॉलम में 1,000 लिख दिया जाएगा। इसी तरह से लिखेंगे उसी के ठीक नीचे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 3,600 का 3:1 में जब बांटेंगे तो अनुराग के खाते में 2,700 और अनुभव के खाते में 900। ये दो ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में एक तीसरा ही बात आती है चालू खाते की। तो चालू खाते से संबंधित कुछ बातें, एडजस्टमेंट नंबर जो 5वीं है, आखिरी एडजस्टमेंट, इसमें कहा गया कि चालू खातों के शेष सम्मिलित करते हुए पूंजी खाते लाभ हानि वितरण के अनुपात में समायोजित किए जाएं। अतिरिक्त राशि जो होगी वो चालू खातों में क्रेडिट कर दी जाए, जो कि साझेदारों द्वारा निकाल ली जाएगी। अर्थात यह है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एडजस्टमेंट कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि नई साझेदारी फर्म में चालू खाते शेष नहीं रखे जाएंगे, यानी कि चालू खाते जो है वो अस्तित्व में ही नहीं रहने हैं। ये कैसे पता चलता है? पहली बात तो उन्होंने ये कहा यहाँ पे कि चालू खाते के शेष सम्मिलित करते हुए पूंजी खाते लाभ हानि वितरण के अनुपात में समायोजित किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो लाभ हानि वितरण नया अनुपात होगा उसमें पुराने साझेदारों के खाते समायोजित की जाएंगे, और ये समायोजन होगा नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। और उसके लिए जो पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजियाँ आएंगी उसमें चालू खातों का बैलेंस भी शामिल किया जाना चाहिए, ये इनका आशय है। फिर ये भी कहते हैं कि जो अतिरिक्त धनराशि होगी, अतिरिक्त जो पूंजी होगी किसी साझेदार की, तो वह उसके चालू खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी, ठीक है, और बाद में वो उसे निकाल भी लेंगे। तो अगर चालू खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी जो कि साझेदार द्वारा निकाल ली जाएगी, तो जब जैसे ही सारा का सारा पैसा जो चालू खाते में क्रेडिट किया गया था वो साझेदार निकाल ले जाएंगे, तो चालू खातों का कोई भी बैलेंस ही नहीं बचेगा, और चालू खाते में अगर बैलेंस नहीं बचा तो चालू खाता नहीं बचा। तो इसमें आपको करना क्या है, इस बात को ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो बैलेंस ऊपर चालू खातों का नज़र आ रहा है, जैसे ही आप पूंजी खाता बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप पूंजी खाते में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे, अनुराग के कॉलम में 30,000 और अनुभव के कॉलम में 16,000, ठीक। उसके बाद में जो आपके अनुराग और अनुभव के चालू खातों के बैलेंसेस हैं, आप इनको भी ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ? पूंजी खातों में, यानी कि लिखेंगे क्या? बाई करंट अकाउंट्स। और ये कहाँ लिखा जाएगा? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। बाई करंट अकाउंट करके अनुराग के खाते में 3,800 लिख देंगे और अनुभव के खाते में 2,600 लिख देंगे। तो क्रेडिट साइड में एक तो बैलेंस दिखेगा पूंजी खातों का, और दूसरा चालू खाते का बैलेंस भी आप पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सिर्फ इतना करना है इसमें। तो अभी 3 बातें मैंने आपको बताई, सामान्य संचित की, लाभ हानि खाते की और चालू खाते की। देखिए, मैं आपसे फिर कह दूं, कोई सवाल सॉल्व कर देना और आपके समक्ष रख देना, आप रट्टू तूते की तरह अगर उसे सिर्फ उतार लेंगे तो आपका निश्चित रूप से कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। मैं आपको रीज़न के साथ, आपको
लॉजिक के साथ बता रहा हूँ कि किस आइटम का क्या ट्रीटमेंट होता है। देखिए, बाटला प्रकाशन की गाइड भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप इसकी गाइड ले आएँ तो ये सारे प्रश्न जो हैं हल सहित बाकायदा दिए गए हैं। महत्वपूर्ण सॉल्यूशन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन तो अब तक के हर वीडियो लेक्चर के बाद आपको उसी दिन ग्रुप पे मिल ही गए हैं हर क्वेश्चन के। और अगर आप ज़रा सा भी मेहनत करने वाले हैं तो आपने उन क्वेश्चंस को लगा भी लिया होगा। अगर आप बहुत मेहनती रहे होंगे तो पहले ही आपने वीडियो देख करके मेहनत की होगी, सवालों को खुद लगाया होगा। नहीं अगर स्वयं लगा पाए थे तो आपने बाद में अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया होगा कि जो सोल्यूशन आपको उपलब्ध हुए थे उनके आधार पर क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। लेकिन सोचिए ज़रा कि जो सोल्यूशंस उपलब्ध हुए उसके आधार पर अगर आपने क्वेश्चंस वहाँ से सिर्फ उतार लिए हैं तो क्या वो क्वेश्चन करने की स्थिति में आप हैं? शायद नहीं होंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ क्वेश्चंस उतार लें। कॉपी पे सवाल सिर्फ लग जाना पर्याप्त नहीं होता। इसीलिए आपको लॉजिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरे उदाहरण में पूरे क्वेश्चन में अभी तक मैंने आपको सामान्य संचय का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, पूंजी खातों की क्रेडिट साइड में इनके ओल्ड प्रॉफिट रेशियो 3:1 में बांट देंगे, अनुराग और अनुभव के। इसी तरह से मैंने कहा लाभहानि खाते को भी अनुराग और अनुभव के पूंजी खाते में इसी अनुपात में बांट देंगे। फिर चालू खाते का बैलेंस जो है 3800-2600 ये भी पूंजी खाते में क्रेडिट साइड में बाई करंट अकाउंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स करके अनुराग और अनुभव के खाते में क्रमशः इतनी इतनी धनराशि लिख देंगे। ये 3 बातें आपको अभी करनी है। ऐसा करने में जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है अगर आप फॉर्मेट बना लेते हैं। फिर बात आती है इधर संपत्तियाँ, बैंक शेष के अलावा प्राप्य विपत्र, विविध देनदार, रहतिया, फर्नीचर और भूमि और भवन है। कुछ और एडजस्टमेंट होंगी जो रिवैल्यूएशन से संबंधित होंगी। देखिए, पहली एडजस्टमेंट है, अमन 1/5 हिस्से के लिए 14,000 रुपये पूंजी देगा। अब जब अमन की पूंजी के आधार पर साझेदारों के पूंजी खाते समायोजित करने हैं तो आपको पता होगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। देखिए, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको अवेलेबल है। और अगर आपको लगता है फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बहुत समस्या है। देखिए, नया अनुपात अगर निकालना हो अनुराग का तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, नया अनुपात जो होगा वो जो अनुराग और अनुभव थे इनका अनुपात था 3:1, यानी कि अनुराग का हिस्सा था 3/4 और अनुभव का 1/4। जब आ जाएंगे आपके नए वाले जो साझेदार हैं वो आ जाएंगे, उनका नाम है अमन। अमन का हिस्सा 1/5 है और अमन के आने के बाद जो बचेगा वो 1 में से 1/5 यानी कि 4/5 बचेगा। इस 4/5 का जो उनका हिस्सा था अनुराग का 3/4 जब निकालेंगे तो अनुराग का नया अनुपात आ जाएगा 3/5। इसी तरह से अनुभव का नया अनुपात जब आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा कितना? वो आ जाएगा आपका 1/5। ओके, तो अगर आप नया लाभहानि अनुपात निकालें इन लोगों का तो ये आ रहा है कितना? 3:1:1। कैसे? 3/5 ये अनुराग का, 1/5 अनुभव का और 1/5 अमन का। तो 3:1:1 हो गया ना, जो यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद में फिर बात आती है कि 1/5 के लिए अगर पूंजी कितनी है 10,000 तो पूरी फर्म की पूंजी कितनी होनी चाहिए? 50,000। अब इस 50,000 में अनुराग की पूंजी होनी चाहिए 50,000 का 3/5 यानी कि 30,000। और इसी तरह से अनुभव की पूंजी 10,000 और अमन की तो 10,000 है ही। ठीक है, तो अब आप फाइनली ये देखेंगे कि अमन की पूंजी कितनी निकल के आई है। जितनी भी पूंजी निकल के आएगी अगर वो 10,000 से ज़्यादा है तो जो इनका चालू खाता है उसी में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और बाद में चालू खाते का जितना भी बैलेंस होगा वो अमन या अनुराग जो है वो निकाल ले जाएंगे। देखिए, नीचे एक हिंट दिया गया है, बैंक शेष 22,500 था जिसमें से 14,000 रुपये जो हैं, ये 14,000 रुपये आए हैं। ये 14,000 रुपये किस चीज़ के आए होंगे? ये 14,000 रुपये ओबियसली 10,000 रुपये तो अमन का पूंजी का हिस्सा है और 4,000 रुपये किसी पार्टनर से मंगाए गए होंगे। ठीक है, फिर 14,075 और 12,025 ये पैसा निकल गया है। तो ये पैसा जो निकल गया है ये किस चीज़ का निकल गया है ये भी समझ लीजिए ज़रा। ये जो पैसा निकल गया है ये दरअसल इनके चालू खाते के बैलेंसेस फाइनली निकल के आए हैं
जो इनके खाते में ट्रांसफ़र करने के बाद इनका पेमेंट कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जब आप पूंजी खाते सारी एडजस्टमेंट कर चुके होंगे, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी पूंजी खातों के जो भी बैलेंसेस आएंगे, मान लेते हैं इधर जो है वो 44,075 आया, यही आएगा, और इस साइड में डेबिट में केवल इसका बैलेंस होना चाहिए था 30,000। तो इसका मतलब क्या है, 14,075 ये फिर से करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और बाद में करंट अकाउंट से वो निकाल ले जाएंगे। तो आप अभी यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, और कितना लिखेंगे, 14,000, क्योंकि 30,000 ऊपर लिखेंगे 14,075 और 30,000 इनका बाई बैलेंस CD बचेगा। ठीक है, देखिए ये मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये सारी बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने इसके पूरे फॉर्मेट को देखा होगा और इससे पहले के जो एग्जाम्पल्स आपको बाकायदा करके बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, उनको आपने अच्छे से समझा होगा। जो काम आपका है कृपया आप वो काम कीजिए। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो मेरे किसी भी काम का आपके लिए कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। ओके, तो फिलहाल आप सभी से निवेदन ये है कि मैं एक बार फिर से हल्का सा बता दूं कि जो भी इनके चालू खातों के अनुपात हैं, आप इन चालू खातों का जो भी इनका बैलेंस दिया गया है क्वेश्चन में, चालू खाते के जो भी बैलेंसेस हैं, अगर आप देखें ये 3,800 और 2,600 हैं पहले से, तो आप क्या करेंगे कि इन चालू खातों को मैंने पहले बताया था कि आप इन्हें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन अगर आप चाहें तो एक व्यवस्था और कर सकते हैं कि चालू खाते के ये बैलेंसेस आप उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करें। जो इनकी पूंजी का एक्सेस बैलेंस आए वो एक्सेस बैलेंस चालू खाते में ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर चालू खाता आप अलग से बना लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये 2 लोगों के बनेंगे, अनुराग और अनुभव के। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग से बनेगा अनुराग और अनुभव का। उसमें जितना इनका बैलेंस आएगा ये बैलेंस होगा ये वाला, जो इनके खाते इनकी पूंजियाँ जो होंगी एक्स्ट्रा निकल के आएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये आएंगी 14,075 और 12,025। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में यहाँ पर लिखा जाएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और अमन के खाते में ये 14,075, सॉरी अनुराग के खाते में, और दूसरे खाते में 12,025 लिख दिए जाएंगे। और बाद में जब आप बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट नीचे, तो सबसे पहले करंट अकाउंट के जो अनुराग और अनुभव के जो आपके बैलेंसेस हैं करंट अकाउंट के वो उतार लेंगे, फिर आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये वाले बैलेंसेस उतार लेंगे, और फाइनली इधर आप जो है इनका पेमेंट कर देंगे। ये होगा, ये इनके इसमें जो भी अमाउंट आए, अमाउंट इतनी आनी ज़रूरी नहीं है गर्ल्स, क्योंकि इनमें से पहले भी कुछ 3,000 वगैरह का बैलेंस है, तो इतनी अमाउंट शायद ना आए, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप इसे इस प्रोसेस के अंतर्गत करेंगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। आज आप कीजिए, अगर आज आपका ये क्वेश्चन नहीं होता है तो आप भले आज के बाद क्लासेस नहीं होने हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे आपका ग्रुप एक्टिव रहेगा, मैं भी रहूँगा, आपका अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे कीजिएगा, तो मैं इसका सलूशन भी आपको भेज दूँगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज आप ट्राई कीजिए जैसे बताया गया है वैसे। ओके, कुछ और छोटी छोटी एडजस्टमेंट हैं, जैसे कि कहा गया कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 किया गया, तो कुल 20,000 है और ये 1/5 के लिए आ रहे हैं, तो ये बेसिकली 1/5 से इनका करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा, क्योंकि इसमें खाता खोलने जैसी बात तो कहीं कहीं नहीं गई है। तो अमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनके जो करंट अकाउंट हैं वह बेसिकली उनके जो कैपिटल अकाउंट हैं वह क्रेडिट कर दिए जाएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बाकी ये रहतिया फर्नीचर का जो भी कहा गया है, भूम भवन का, मुझे लगता है ये सब बहुत पुरानी एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन की, आप इसे कर सकेंगे। तो थोड़ा सा कोशिश बढ़ाइए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। और देखिए इसमें इन्होंने कहा है लाभांश समायोजन खाता बनाइए, पुनर्मूल्यांकन खाता नहीं बोला, तो ध्यान रखिएगा दोनों नामों से आपको काम एक ही करना है, बस नाम यही डालना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, तो ये कुछ सवाल थे। अब इसके बाद की हम बात करते हैं, सवाल नंबर 12 शायद मैंने आपको नहीं दिया था, 13 दिया था। तो ये जो 12वां सवाल है, इस 12वें सवाल में आप देखेंगे कुछ भी ऐसा नया नहीं है, संचित है। ये संचित को पार्टनर्स के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करके दिखा देते हैं। उसके बाद में भवन, मशीन, फर्नीचर पे ह्रास है, देनदारों पर कोई संचित बनानी है, राजीव 9,000 की पूंजी ला रहे हैं, भविष्य के लाभों में 1/4 हिस्सा लेंगे,
ख्याति खाता खोला जाएगा। इस क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया गया ख्याति खाता खोला जाएगा और सभी साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ विभाजन अनुपात में कर दिए जाएंगे। तो ये सवाल काफ़ी सिंपल है और ऐसे सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। 12वां सवाल अगर आप लगाना चाहते हैं तो जो एग्जाम्पल्स लास्ट में आपको बताए गए हैं, लगभग ये एग्जाम्पल नंबर आपका 25, 26, 27 जो हैं, इनको अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट इन्होंने बता भी रखा है, कैलकुलेशंस भी इन्होंने करके दिखाई हैं। ओके, 13वां क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब जो इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं अभी देख रहा था, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है आपका 18वां, इसमें जो ऊपर टॉपिक दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। इस अगला क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको ख्याति खाता खोलने के लिए कहा जाएगा। देखिए ये एक सवाल है, XY 2:1 इनका पुराना अनुपात था। 31 दिसंबर 2003 को उनका आर्थिक चिट्ठा है। विविध लेनदार के अलावा संचय है। संचय को आप साझेदारों के पूंजी खाते में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। बाकी पूंजियां हैं इधर, इधर रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में, प्राप्य विपत्र, विविध देनदार, रहतिया, फर्नीचर, मशीनरी जैसी कुछ संपत्तियां, सामान्य संपत्तियां हैं। Z भावी लाभ के 1/4 हिस्से के लिए अपनी पूंजी 25,000 रुपये लाएगा। मशीनरी का मूल्य बढ़ा है, बढ़ाकर 18,500 कर दिया गया। अगर मूल्य बढ़ाकर 18,500 कर दिया गया है तो ये 18,500 पूरा रिवैल्यूएशन में नहीं जाता है। आपको देखना होगा कि मशीनरी पहले कितने की थी, 15,000 की, और अभी मशीनरी जो है वो कितनी हो गई, 18,500। तो यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई, 3,500 की। ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा कितना, 3,500। अच्छा, फर्नीचर का मूल्य 10% से घटा दिया जाए, ये आप कर लेंगे। विविध देनदारों पर 5% प्रावधान बनाना हो। फर्म की पुस्तकों में 15,000 रुपये ख्याति खाता खोला जाए। तो ये सवाल लगभग वैसे ही है जैसे कि अभी आप क्वेश्चन नंबर 12 सुन रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 18, दे आर द सेम। ओके, दे आर द नॉट सेम यू कैन से, बट दे आर द सिमिलर क्वेश्चंस। सेम तो तभी होगा ना जब सारी अमाउंट्स और सारी सूचनाएं एक जैसी हो जाएं। देखिए 2004 में आया भी है, छोटा सवाल है, ऐसे ही सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 और 18 ये आपको करने हैं आज। ये भी आपका जो सवाल है ये लगभग वैसे ही है, थोड़ी से चेंजेस हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। अगर आप देखें इधर सामान्य संचय दिया गया है, संपत्तियां हैं, पूंजी 16,000 ला रहा है। ठीक है, 1/8 हिस्से के लिए इसके आधार पे हम निकाल लेंगे इनकी फर्म की कुल पूंजी। फर्नीचर का मूल्य 920 कम किया गया, ये डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के 10% रहतिये का। अदत्त बिलों के लिए 1320 की व्यवस्था की जाए। अब देखिए अदत्त बिलों के लिए 1320 की व्यवस्था की जाए मतलब ये क्या है, ये है प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। तो ये 1320 रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। बाकी भूमि और भवन का मूल्य इतना 65,100 दिखाए जाने की बात कर रहे हैं। तो भूमि और भवन अगर आप देखें कितना है, 50,400, कितना है 50,400, और इसे दिखाया कितना जाना है 65,100। तो 65,100 माइनस 50,400, जितना डिफरेंस होगा उतना रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ख्याति का मूल्य 8,820 निर्धारित किया जाए। अगर इतना कहा गया है निर्धारित किया जाए तो बस 8,820 का 1/8 निकाल लीजिए और 1/8 से जो है पूंजी खातों के माध्यम से ख्याति का समायोजन कर दीजिए। अर्थात गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देते हैं। और एक एंट्री होती है ये न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट दोनों कर सकते हैं। जनरली करंट अकाउंट करना ज़्यादा बेहतर होता है। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये तब होता है जब ख्याति का मूल्य केवल दिया गया हो। बाकी डी की पूंजी के अनुपात में ABC को समायोजित किया जाएगा। तो समायोजित करने में वही काम करते हैं कि कुल पूंजी निकाल लेंगे कितनी, 16,000 गुणे 8 करके, और जो भी इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें बांट देंगे तो नई पूंजी आ जाएंगी। जिसकी पूंजी कम होगी वो निकाल ले जाएगा और जिसकी पूंजी
सॉरी, जिसकी पूंजी कम होगी वो ले आएगा और जिसकी पूंजी ज़्यादा होगी वो निकाल ले जाएगा। लेकिन लाने ले जाने के लिए इन्होंने कुछ कहा नहीं गया है, कहा ही नहीं है कि वो पैसा लाएगा या नहीं ले जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में जब ये कहा ना जाए कि लाना ले जाना कैसे होगा, तो ऐसी स्थिति में गर्ल्स आप जो काम कर सकते हैं वो ये कि चालू खाते में ही जो भी रकम एक्स्ट्रा या कम होती है वो चालू खातों के माध्यम से एडजस्ट करते हैं। तो ये भी एक सवाल है। ऐसे सवाल भी बिल्कुल आ सकते हैं, 2006 में देखिए आया भी है, तो आप इस सवाल को करेंगे। अब इसके बाद जितने भी सवाल यहाँ दिए गए हैं, क्योंकि सारे टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारे सवाल किसी न किसी में आए हुए हैं। ये 2003 का एक सवाल है जो 2003 में मैं आपको बता दूं कि 2003 का ये जो सवाल है ये इसका सामना मुझसे भी हुआ था, क्योंकि 2003 में मैंने किया था इंटरमीडिएट। तो ये सवाल मुझे करना पड़ा था और इसलिए मैंने किया था इसे। ए बी 3:2 में लाभान बांटते हैं, इनके लेनदार सामान्य संचय, देखिए सब कुछ वैसा ही है। सी 1/4 के लिए 20,000 पूंजी लाते हैं, फर्म की पुस्तकों में 25,000 का ख्याति खाता खोला गया। खाता अगर खोला गया है तो एंट्री क्या होती है, तो एंट्री जो होती है वो बाई गुडविल अकाउंट एंड सारे जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके पुराने रेशियो में ये बांट दिया जाता है। बाई गुडविल अकाउंट लिखा जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में यहाँ लिख दी जाएगी धनराशि इनके ओल्ड रेशियो में। ये खाता खुलना होता है। इसके अलावा ये बंद हुआ है ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, तो ये खाता खुला ही रहेगा, बंद नहीं किया जाएगा। मशीन का मूल्यांकन 45,000 किया गया है, तो मशीन अगर आप देखें 38,000 थी, 45,000 का मूल्यांकन किया गया, मतलब 7,000 जो होंगे वो 7,000 वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाए जाएंगे। इसी तरह से राहतिया पर 10% घटाएंगे, देनदारों पर अशोध ऋण के लिए 5% का संचय करेंगे। तो बहुत आसान सा सवाल है, सिंपल सा है। मुझे लगता है इस सवाल को आप करें, ये ऐसे सवाल आते ही हैं, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मध्य प्रवेश जो लिखा हुआ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए जो डेट पड़ी वो डेट डाल देंगे, बाकी ये सवाल वैसे ही होगा जैसे कि ये सवाल किए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 22वां जो है ये मैं आपको कह दूं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये एग्जामिनेशन में अपनी जगह अपने आप तलाश लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि छोटा सवाल है। 2:1 30 जून 2011 को चिट्ठा, लेनदार देय बिल और पूंजियाँ, इधर रोकड़ रहतिया, देनदार फर्नीचर और मशीनरी जैसी संपत्तियाँ, नीचे कुछ सूचनाएं। 1 जुलाई 2011 को लाभ 1/5 के लिए संजू आते हैं फर्म में। ख्याति की राशि 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने के आधार पर निकाली जाएगी। 3 वर्षों का जो लाभ है वो 435 दिया गया है। तो गुडविल अगर आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 3 7 10,500/3 ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 3 10 10,500, यस। तो 3 3 9 3 5 15, ये आपका 3500 हो गया। 3500 तो आपका औसत लाभ हो गया, उसके दोगुने के आधार पे यानी कि गुणे 2 यानी कि 7,000 आपकी हो गई गुडविल। ठीक, 7,000 की गुडविल हो गई है। संजू ख्याति का अपना भाग नगद लाता है, तो संजू आ कितने के लिए रहा, 1/5 के लिए। तो ख्याति थी 7,000 की, उसमें संजू का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1,400। ठीक है, 1,400 रुपये वो नकद लाता है, तो नकद लाने के लिए भाई प्रीमियम फॉर गुडविल 1,400 लिखा जाएगा। लेकिन 1,400 वो लाएगा तो पहले तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,400 होगा, फिर इस 1,400 को ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे पुराने साझेदार। तो सवाल बहुत सिंपल है, बस खाली गुडविल निकालनी पड़ रही, इसलिए और कोई ट्रीटमेंट दिया ही नहीं गया है। तो इस सवाल को भी आपको करना है। ये है सवाल नंबर कौन सा, 22वां। ठीक है, और अनुराग और अनुभव का जो सवाल है 23 नंबर, ये सवाल वैसा ही है जो अभी आप कर चुके थे। अनुराग और अनुभव जैसे नाम हैं वही, लेकिन वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है ये। इस सवाल को आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में अगर थोड़ा टफ पेपर बनेगा तो आते हैं। कुछ नया नहीं है, कुछ बहुत ख़ास नहीं है, सारी चीज़ें वही, लेकिन चीज़ें ज़्यादा हैं। जैसे ऊपर वाले सवाल में बहुत कम चीज़ें थी, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा हैं। कहा गया ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा, मतलब पूंजी खातों से इसको एडजस्ट करेंगे 20,000 को। ठीक है, तो ये सारे सवाल हैं। इसमें आपको जो 25वां सवाल है ये बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट के तौर पे इसे करिएगा। PQ इनका लाभ हानि है, जो इसे साझेदारों में लाभ हानि जो भी है उसको हम क्या करते हैं,
ये लाभ हानि लाभ माना जाएगा या हानि? तो मैं आपको बता दूं कि ये लाभ हानि लिखा है, लाभ हानि खाता लिखा जाना चाहिए था यहाँ। तो लाभ हानि खाते का ये क्रेडिट शेष है क्योंकि ये दायित्व पक्ष में है, इसका मतलब ये लाभ ही है और इसको साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो क्या है नहीं पता तो क्या मानेंगे, हाँ यहाँ दिया गया है 3:1। तो 6000 को 3:1 में अगर बांटना होगा तो बांटा जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या होगी। 4500 और 1500 करके बांट देंगे। इसके अलावा सामान्य इधर संपत्तियां हैं, इसमें कहा गया है कि उन्होंने 1/4 को 20,000 की पूंजी के साथ आर को एंट्री दिया, व्यवसाय में 25% हिस्सा दिया, 10,000 ख्याति के लिए आएगा। इससे ज़्यादा सिंपल सवाल और कोई हो नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सवाल जो है लघुत्तरीय में आएगा, ये सवाल पूरे में नहीं आ सकता। हाँ, अगर आर्थिक जनरल एंट्री आर्थिक चिट्ठा सब कहा गया तो पूरे ही 10 नंबर में आएगा। अगर ऐसा 10 नंबर में आ जाए तो आप ज़्यादा लकी हैं। ये जब बहुत आसान क्वेश्चन देता है कोई भी पेपर सेटर तो ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो 26, 27, 28, 29 ये सवाल आपको ट्राई करने ही, ये सब बोर्ड में आए हुए सवाल हैं। इसमें मैं आपसे कह दूंगा कि 29वां सवाल जो है 29 नंबर सवाल, इसे बहुत ध्यान से कर लें। इस सवाल में नया तो ऐसा कुछ नहीं है ख़ास, लेकिन ये सवाल अच्छा है क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है। वह 30,000 रुपये अपनी पूंजी के लिए लाएगा, फर्म में ख्याति का मूल्यांकन 60,000 हुआ, इस ख्याति को नई फर्म में समाप्त किया गया, मतलब 60,000 से पहले खाता खुलेगा तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में सॉरी टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन इसे राइट ऑफ किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ध्यान रखिएगा इसमें नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट किए जाते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 की मैंने 2 एंट्रीज बताई हैं। सब साझेदारों को पूंजी उनके लाभानुपात में समायोजित किए गए, तो समायोजित करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1/5 हिस्से के लिए 30,000 पूंजी लाता है तो कुल पूंजी हो जाएगी 1,50,000। 1,50,000 को हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनकी बांटेंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, वैसा ही है जैसे हम लगातार करते आए हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं ये सारे क्वेश्चंस आप 1 बाय 1 करें और आप कभी भी बिल्कुल फ्री फील कीजिए मुझसे पूछने के लिए। इवन देन इन समर हॉलीडेज नो प्रॉब्लम, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क एनीथिंग। ओके, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और छुट्टियों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। घर पे रहिए और घर से बाहर ज़रूरी ना हो जब तक बहुत ज़्यादा बिल्कुल मत निकलिए। ये ध्यान रखिएगा कि भले लॉकडाउन हट रहा है लेकिन कोरोना का संकट बढ़ रहा है, तो सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।